बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में बड़ी खामोशी से एक तब्दीली आई है और इस तब्दीली पे कुछ लोग अजीब किस्म का तबसरा भी कर रहे हैं। वो सहाफ़ी या वो बाअसर लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, वो अब अचानक से, चाहे ये लोग बरतानिया में हैं चाहे पाकिस्तान में हैं, वो नून लीग की करप्शन के ऊपर बात करना शुरू हो गए। और इससे ये तासुर बन रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच में कोई बिगाड़ पैदा हो गया है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ आज भी एक सिक्के के दो रुख हैं। आसिम मुनीर को एक्सटेंशन और इस्तिस्ना शहबाज शरीफ ने लेकर दिया आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर, जबकि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को इनके ख़ानदानों समेत करप्शन के जो केसेस हैं उनसे निजात दिलाई आसिम मुनीर साहब के रजीम ने। तो ये एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम बन गए। ये एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, एक दूसरे के लिए गारंटी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। हाँ, दो वजूहात हो सकती हैं ये जो कुछ भी हो रहा है। यानी नून लीग ने इस हद तक तबाही फेर दी है पाकिस्तान की कि अब ये बेचारे लोग बोलने पर मजबूर हो गए। और इनके ऊपर जो सख्ती थी इन लोगों के ऊपर कि आपने नून लीग के खिलाफ बात नहीं करनी, इसके खिलाफ बात नहीं करनी, उसके खिलाफ बात नहीं करनी, वो सख्ती शायद कम हो गई है। मैं आपको बड़ा क्लियरली ये कह देता हूं कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो बार बार हम लोगों से क्या मुतालबा करती थी, वो यही करती थी कि सियासतदानों को आप जो मर्जी कहें, आप उन्हें गाली दें, आप बदतमीजी करें, आप उनसे लड़ें, लेकिन आपने हमारे बारे में कोई बात नहीं करनी, आपने हमें इस सारे से बाहर रखना है। तो मेरा तो एक ही जवाब होता था हमेशा, आप इससे बाहर निकल जाएं, आप छोड़ दें सियासत करना, आप छोड़ दें चीज़ों के अंदर असरअंदाज होना, आप बाहर निकल जाएं। जब आप इर्रेलीवेंट हो जाएंगे तो आपका जिक्र ही कोई नहीं करेगा। लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो हर चीज़ में रेलिवेंट रहें, वो चीज़ों को कंट्रोल करें, वो इक़्तिदार अपने हाथ में रखें और जितनी बुराई है वो सियासतदानों की हो, इसमें वो हिस्सा भी डालते रहते हैं। तो नंबर एक तो नून लीग ने तबाही इतनी फेर दी है कि अब बेचारे लोग बोलना शुरू हो गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इजाज़त भी दे दी है कि थोड़ा बहुत सच आप लोग बोल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे ज़रा एस्टेब्लिशमेंट की गुड्डी चढ़ जाती है और इससे सियासतदान जो हैं वो बदनाम और कमज़ोर रहते हैं, उन्हें कंट्रोल करना आसान रहता है। बहरहाल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिसको ये लगता है वो अपने दिमाग का फिलहाल इलाज करवा ले, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। ये एक साथ ही जाएंगे जब भी जाएंगे। आसिम मुनीर साहब के ऊपर या तो बहुत बड़ा दबाव आएगा तो वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे, अदरवाइज वो नहीं छोड़ेंगे। और जिस दिन वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे फिर मुस्तकबिल का फैसला आसिम मुनीर के हाथ से निकल जाएगा। फिर फैसला इमरान खान साहब करेंगे और पाकिस्तान के लोग करेंगे। लोग जितने भी मायूस हों, जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये हकीकत है। और इस हकीकत को जानते हुए अभी तक आसिम मुनीर साहब ने ऐसा बंदोबस्त किया कि ना तो इमरान खान साहब दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं। 3 साल हो गए इमरान खान को किसी ने देखा नहीं, ना किसी ने इमरान खान साहब को सुना है। तो उन्हें पूरे सिस्टम से ही आउट करके रखा हुआ है और वो ये जानते हैं कि जिस दिन ये आदमी बाहर आया ये मुल्क का मालिक बन जाएगा और हम लोगों की कोई हैसियत या औकात इसके सामने नहीं रहेगी। फिर आलमी सतह पे जो खबरें छपेंगी वो सारी दुनिया जानती है। अब ये पहुंचे हैं जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब दीगर कुछ लोगों को लेकर ये स्विट्जरलैंड के दौरे पर चले गए। वहां पे इससे पहले जो तकरीब होनी थी जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी थी वो तो पाकिस्तान कर नहीं पाया, लेकिन फिर उसके बाद जो है मुज़ाकरात तो आगे बढ़ने हैं, बातचीत तो होनी है ईरान की और अमेरिका की। तो उसके लिए पाकिस्तानी वफद भी गया। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता रहे इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये अमेरिका को खुश रखेंगे और ईरान के साथ जैसे अमेरिका चाहता है वैसे उसके मुज़ाकरात करवाएंगे। और ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें अब ईरान के अंदर से खबरें आ रही हैं कि मुश्तबा खामनाई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो इस पर राज़ी नहीं थे। बड़ी डिटेल एक स्टोरी इसके ऊपर अब छपी है ईरानी मीडिया में कि वो इस पर राज़ी नहीं थे और उन्होंने कई मरतबा कैटेगोरिकली इस पर इनकार किया था। और उन्होंने जो शराइत रखी थी जिनमें 8 शराइत उनकी जानिब से शामिल थी वो बाद में रद्द कर दी गई, उन्हें साइड पर कर दिया गया। फिर उनकी एक बुनियादी शर्त थी कि हम एटमी मामलात पे अमेरिका के साथ बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको भी शामिल किया गया। तो बिलाखिर जो है वो सारी की सारी ईरानी हुकूमत ने या जो लोग अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं उन्होंने मिलकर मुश्तबा खामनाई को मजबूर किया कि वो इसके ऊपर कॉन्सेंट दें। लेकिन उन्होंने फिर भी एक स्टेटमेंट जारी किया, ये जो कुछ हुआ इस पर मैं राज़ी नहीं था, तो मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ फिलहाल कि ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे उन चीज़ों पर जो ईरान के बुनियादी नुकात हैं। तो बहरहाल अब जेडी वेंस आ रहे हैं वहां से, जेरेड कुशनर आ रहे हैं वहां से और साथ में स्टीव विटकॉफ। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हों तो इसका मतलब यह है कि इसराइली नुमाइंदगान है, वो अमेरिका से ज़्यादा इसराइल की सपोर्ट करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी बदल गई है। जेडी वेंस
इसराइल पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन माजी में भी मुज़ाकरात कर चुके हैं, तो इसलिए वो भी आ रहे हैं। लेकिन जेडी वेंस ने आने से पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के सर पे एक हथौड़ा मारा। उन्होंने क्या कहा, जरा ये देखें आप। जेडी वेंस ने कहा, इन द पाकिस्तान एंड कतरी सिस्टम्स दे डोंट क्वाइट हैव द फर्स्ट अमेंडमेंट एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है, जरा आप ये देख लें। अमेरिका के अंदर ना एक फर्स्ट अमेंडमेंट है उनके आइन में। द फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्पीच, प्रेस, असेंबली एंड पटिशन, फॉर्मिंग अ कॉर्नर स्टोन ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो ये कहते हैं जी कि जो पहली तरमीम है अमेरिका के आइन में, वो मजहबी आज़ादी और बोलने की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी और लोगों के एहतजाज करने की आज़ादी, और साथ में लोग पटिशन कर सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं, तो ये सारा कुछ वो उनको फराहम करती है। और पाकिस्तान में ये नहीं है। यानी एक जुमले में कि वहाँ पे ना तो मीडिया आज़ाद है पाकिस्तान में, और ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई फर्स्ट अमेंडमेंट है अमेरिका की तरह। तो अमेरिका के लोग बहुत आज़ाद हैं, पाकिस्तान और कतर के लोग आज़ाद नहीं हैं। कतर को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे तो बादशाहत है, लेकिन पाकिस्तान को इससे फ़र्क पड़ता है कि अमेरिका का नायब सदर पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, फिलहाल वो बोलता नहीं है। सभी जानते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ है, और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को आसिम मुनीर कंट्रोल कर रहे हैं। और ये बात ख्वाजा आसिफ बड़े फ़ख्र के साथ कहते भी हैं। उनको बेचारों को ट्वीट भी अपने डिलीट करने पड़ जाते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ बड़े फ़ख्र के साथ ये बात करते रहते हैं। ईरानी वफद जो है उसके अंदर इराकची हैं, बाकरी हैं और कालीबाफ हैं। ईरानी वफद जिस तैयारे पर बैठ के आया, उस तैयारे के ऊपर लिखा हुआ है मैनाब 168। ये उस तैयारे के ऊपर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। मैनाब में 168 छोटी बच्चियां शहीद हो गई थी। 7 साल तक छोटी बच्चियां थीं और कुछ थोड़ी बड़ी उम्र की बच्चियां थीं। तो ये 168 168 बच्चियां शहीद हो गई थी पहले दिन के अटैक में। तो मैनाब 168 तैयारे के ऊपर लिखकर वो आए। वो फिर एक दफ़ा अपनी जज्बाती वाबस्तगी के साथ आए। अब देखते हैं मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि इस मौके पे इसराइल ने खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी हैं उस MOU की जो अमेरिका और ईरान के बीच में दस्तखत हुआ, जिस पे बाद में शहबाज शरीफ साहब ने भी दस्तखत करके वो उठा के दिखाया था। तो अब उसकी खिलाफ वर्जियां इसराइल कर रहा है। इसराइल ने किया यह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत सारे लबनानी शहीद कर दिए, और जंगबंदी से तकरीबन वो मुकर गया है। लबनान के ऊपर जो हमले किए हैं उनमें 50 से ज़ायद अफराद इस वक्त तक जाँ बहक हो गए हैं। वो कहते हैं जी हम हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमले कर रहे हैं, जबकि सिविलियन भी उसके अंदर शहीद हो रहे हैं, बच्चे और ख़वातीन भी हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जवाबी कार्रवाई करती है, उसमें इसराइली फ़ौजी भी मारे गए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अब ये वहाँ पे एक जंग जैसी कैफियत, और इस पर ईरान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। पहले आप ईरान का रद्द-ए-अमल सुने, फिर मैं आपको एक और चीज़ सुनाता हूँ कि क्यों ये मुज़ाकरात इस वक्त ख़तरे में। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि जो मुआहदा था MOU, उसकी जो पहली शिक है कि लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, तो ये जो बाहमी हमारा MOU है उसका सबसे अहम सतून ये शिक है। जहां ईरान अपने वादों पर कायम है, वहीं दूसरे फरीक के लिए लाजिम था कि वो सहूनी हुकूमत को लबनान में जंगबंदी पर मजबूर करे। ऐसा करने में नाकामी की सूरत में उसने मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। अगरचे बहरी नाकाबंदी खत्म करने और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के हवाले से इकदाम किए गए हैं, लेकिन यह मफाहमतनामा एक सिंगल पेज की हैसियत रखता है। पहली शिक की खिलाफ वर्जी पूरे मायदे को मशकूक बना रही है, यह उनका स्टेटमेंट है। और जब तक दूसरा फरीक फौरी तौर पर जरूरी इकदाम नहीं उठाता, यह मफाहमतनामा मजमूई तौर पर शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। अब यहां एक खबर और आती है इसके बीच में कि ईरानी जो नेवी है उसने आबनाए हुर्मुज़ को एक मरतबा फिर बंद कर दिया हर तरह की ट्रैफिक के लिए। वहां से अब टैंकर्स और बहरी जहाज नहीं गुजरेंगे। अब ये खबर भी आ रही है वहाँ रीजन में, और उसके लिए एक पैगाम जारी किया गया है बाकायदा। जहाज़ों को जो है वो ये भी कह दिया गया है कि वेसल्स मस्ट स्टे क्लियर, डू नॉट अप्रोच द स्ट्रेट, अदरवाइज यूर सिक्योरिटी विल बी एट रिस्क, कि आप इस तरफ मत आए वरना आपकी सिक्योरिटी जो है वो रिस्क के ऊपर होगी। और वो ये भी बता रहे हैं कि ड्यू टू इसराइली क्राइम्स, ये इसराइल के जराइम की वजह से है इन लबनान के अंदर, एंड यूनाइटेड स्टेट वायलेशन ऑफ सीज फायर कमिटमेंट्स, अमेरिका ने जो हमारे साथ सीज फायर के ऊपर या जंगबंदी के ऊपर जो मुआहदा किया था, ये उसकी खिलाफ वर्जी भी हो रही है। तो ये तो जनाब अब ईरान ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट और दिया, और ये स्टेटमेंट इससे हटके है, लेकिन क्योंकि मुआहदा खतरे में है, वो क्यों है मैं आपको बताता हूं।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 60 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद भी कोई टूल नहीं होगा, यानी किसी किस्म का महसूल वसूल नहीं किया जाएगा आबनाए हुर्मुज़ में। हालांकि वो मुआहदे के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इंतज़ाम जो है वो ईरान और जो ओमान है ये मिलकर करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि तो अगर ये टूल हुआ तो ये टूल अमेरिका की तरफ से और इसी के लिए आयद किए जाए, यानी अगर ये हमने यहां पे टैक्स इकट्ठा करना है किसी ने तो वो अमेरिका इकट्ठा करेगा और अमेरिका ही लेकर जाएगा यहां से, और कोई नहीं लेगा। और मुआहदा मुकम्मल ना हुआ तो जो मिडल ईस्ट के ममालिक के लिए गार्डियन एंजल, वो कहते हैं जी हम गार्डियन एंजल हैं, यानी मुहाफिज फरिश्ता है मिडल ईस्ट के ममालिक के लिए, तो हमने जो जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं उनके बदले में हमें यह मिलना चाहिए, और हमारे जो मुस्तकबिल के अखराजात हैं उनकी वापसी होनी चाहिए। जो पैसा हमने खर्च किया है वो हम कहां से पूरा करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट का यह मतलब है। वो ये कहता है कि आपने हुर्मुज़ में अगर टैक्स वसूल किया जाएगा तो अमेरिका करेगा और कोई नहीं करेगा। हाँ, तो ये मुमकिन है ना। मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि ये ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में अमेरिका और ईरान मिलकर आपने हुर्मुज़ से टैक्स इकट्ठा करें और अरब बेचारे पैसा देने पर मजबूर हो और ईरान को इससे छूट हो, क्योंकि अमेरिका को तो पैसों में दिलचस्पी होती है। अमेरिका की दिलचस्पी तो डॉलर्स कमाने में है, वो तो पैसा कमाना चाहता है। ट्रंप एक कारोबारी आदमी है, वो ये नहीं देखेगा कि अरबों के साथ, और अरबों को मना भी लेगा, अरबों के बाद दूसरा रास्ता भी कोई नहीं है। यहां इस पूरे खित्ते में उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है। सिर्फ चाइना को तकलीफ होगी तो चाइना अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, वो अरबों से कोई रियायत ले लेगा या अपने आप को बचा लेगा, क्योंकि चाइना की तवज्जो जो है वो सिर्फ कारोबार करने की तरफ है, बाकी चीजों पर वो ज्यादा तवज्जो देते नहीं है। नाज़रीन, इसराइल के अंदर ना बहुत गुस्सा है। गुस्सा इस बात के ऊपर है कि अमेरिका ने ये जो मुआहदा किया ये क्यों किया। उन्हें लगता था कि अभी मजीद जंग होनी चाहिए और अटैक होना चाहिए बार बार ईरान के ऊपर, और ईरान में जो मकासद उन्होंने हासिल करने थे वो मकासद हासिल नहीं हुए। अब अलग अलग किस्म के बयानात इसराइल में सियासतदानों की तरफ से आते हैं, सहाफ़ियों की तरफ से आते हैं। इसराइली मीडिया जो है वो बाज़ वक़्त आग उगल रहा होता है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ। तो इसराइली सहाफ़ी ने कहा कि अमेरिका को एक और 9/11 की ज़रूरत है। ये एक इसराइली सहाफ़ी है, ये चैनल 12 के ऊपर काम करते हैं। इनका नाम है जी बेनी सब्ती, बड़ा अजीब सा नाम है, बेनी सब्ती इनका नाम है जी। i24 के लिए भी ये काम करते हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि इस वक्त एक 9/11 या पर्ल हार्बर की ज़रूरत है। इस वक्त अमेरिका में एक 9/11 जैसे वो हो गया था, एक बहुत खौफनाक इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारे हज़ारों लोग अमेरिका में मारे गए थे। उसके बाद अफगानिस्तान पे अमेरिका ने पूरी एक जंग की थी, और उससे पहले एक पर्ल हार्बर हुआ था, उसके नतीजे में दुनिया में बहुत तबाही हुई थी। तो वो ये कहते हैं कि अमेरिका में ये होना चाहिए ताकि उसे एहसास हो कि इसराइल उसका सच्चा दोस्त है। उन्होंने सोचे समझे बगैर जो है, हमसे मुशावरत किए बगैर ये जो मुआहदा कर दिया, वो अब उसके ऊपर यूं बात कर रहे हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर पागलपन और ज़हनी दिवालियापन है। खुदा अमरीकियों पर रहम करे, इस किस्म की बात की है। यानी अब तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में कोई बहुत बड़ा सानिया या हादसा हो जाए, और इस बात का खदशा है, क्योंकि जो लोग वॉर देखना चाहते हैं ना या जंग करवाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हथियारों की कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं। वो ये चाहते हैं कि बहुत सारा पैसा उनके पास आए। पैसा तभी आएगा जब जंग लगेगी। जंग लगेगी तो हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, बारूद की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे मिसाइल चाहिए होंगे, बहुत सारे हथियार चाहिए होंगे, तैयारे चाहिए होंगे। फिर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जितने ज़्यादा मुल्क इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा असला चाहिए होगा। तो अगर अमेरिका में आप सोचिए एक लम्हे के लिए, जो इसराइली सहाफ़ी कह रहे हैं कि अगर वहां पे एक दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हो जाता है तो फिर क्या होगा? उसका इल्ज़ाम तो किसी पे भी दिया जा सकता है। पिछली मरतबा इल्ज़ाम लगा दिया गया था अफगानिस्तान के ऊपर, हालांकि बाद में जो तहकीकात हुई उनमें पता चला कि अफगानिस्तान का उसमें कोई इतना बड़ा किरदार नहीं था, लेकिन इल्ज़ाम अफगानिस्तान के ऊपर लगा और अफगानिस्तान में एक ऐसी जंग छेड़ दी गई जो 20 साल ख़त्म ही नहीं हुई। तो अमेरिकन को जंग में धकेलने के लिए एक करंट का झटका या एक बड़ा इंसिडेंट दहशतगर्दी का, जो अल्लाह करे ना हो, लेकिन अगर हो गया तो उसके नताइज क्या होंगे, और कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते इस वक्त, लेकिन चले हम इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है इसराइली सहाफ़ी की जानिब से, या इस किस्म की जो बार बार बातें की जा रही हैं, ये फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट जो टारगेट अचीव करना चाहती थी ईरान में, वो नहीं हो पाए। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अंदर से एक दो खबरें मैं आपको बताता हूं। नंबर एक तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में एक घटिया खेल खेला जा रहा है और हम सब वो खेल देख रहे हैं। लोग बार बार यकीन दिलाते हैं, मैंने आपको लोगों की आवाज़ सुनवाई, उनकी बातें सुनवाई। वो कहते हैं ना हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ना रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है, ना हम किसी इदारे से लड़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं।
मसला सिर्फ यह है कि हम अपने बुनियादी हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें हमारे सियासी, आईनी, कानूनी और जो बुनियादी हुकूक हैं वो हमें फराहम किए जाएं। अब हम हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमें शरपसंद और गद्दार कहा जाता है। ना हम शरपसंद हैं, ना हम गद्दार हैं। वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, हम तो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान हमारा भाई है। कश्मीरी बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टीज बैठ गई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा जी इनको ना छोड़ा जाए, शरपसंदों को ये कर दें, वो कर दें। एक आधे बंदे का जो गलत स्टेटमेंट है उसको जवाब बना के आप पूरे कश्मीर को गद्दार कैसे कह सकते हैं? वहां पे लाखों लोग एहतजाज के अंदर शामिल होते हैं, घर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर एहतजाज करते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आते हैं, क्या ये सारे गद्दार हैं? क्या ये सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं? ये ऐसा नहीं हो सकता। अब सफेद दीवार के सामने बिठा के लोगों से पार्टी छुड़वाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, वो जिसे हम इगवा बराए बयान कहते थे। अभी एक बंदे का बयान आया, हो सकता है इसने खुद दिया हो, लेकिन राजा अमजद अली खान है, इसके अलावा और भी बंदों के मैंने देखे हैं। सफेद दीवार है पीछे, जैसे माजी में होती थी पीटीआई के टाइम पे, सफेद दीवार है पीछे, बंदा बैठा हुआ और स्टेटमेंट दे रहा है, चेहरे पे घबराहट है। वो कह रहा है जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यही पीटीआई के साथ हुआ जी, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। बाद में यही जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ भी हुआ जी, मेरा तहरीक लब्बैक से कोई ताल्लुक नहीं है। और अब यही काम जो है वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ भी हो रहा है जी, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इस तरह अब कब तक लोगों से वफादारियां छुड़वाएंगे या उनके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे? अब जिसके साथ भी करेंगे उसके दिल के अंदर एक गिरा लग जाएगी, फिर जब उसे मौका मिलेगा वो आपके खिलाफ हो जाएगा। कैसे एक पूरी नस्ल को या लोगों के एक बहुत बड़े गिरोह को या लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद को या अक्सरियत को आप वफादारों से गद्दारों में तब्दील कर देते हैं, ये इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है। कश्मीर के मामले को जितना मिस हैंडल आज किया जा रहा है ना, ये तारीख की किताबें बताएंगी कि कितनी बड़ी गलती की एस्टेब्लिशमेंट ने जो आज के दिनों में ये कर रहे हैं। आप पूरी नस्ल के दिल में नफरत पैदा कर रहे हैं। खुदा का वास्ता इससे बात आ जाए। हमारा आप पे जोर नहीं चलता, आपके साथ लड़ना नहीं चाहते, आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं फॉर गॉड सेक, वक्ती तौर पे अपनी जिद पूरी करने के लिए आप इस रीजन को, इस खित्ते को वो नुकसान ना पहुंचाएं कि जो लोग भाइयों की तरह रहते हैं। क्या 75 साल में उन्होंने अपनी वफादारी साबित नहीं की? ये जो कश्मीरी हैं, इन्होंने 7.5 दहाइयों तक क्या अपनी वफादारी वो आज तक साबित नहीं कर सके? आज अगर उनके अंदर से 1, 2, 4 लोग कोई गलत जुमला बोल देते हैं, या ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है उनमें कोई शख्स अगर जज्बाती बात कर देता है, तो इस बुनियाद पे आप कहेंगे कश्मीरी सारे गद्दार हो गए। उनके खिलाफ आप ट्वीट करवाते हैं, उनके खिलाफ आप स्टेटमेंट दिलवाते हैं। पंजाब के अंदर बैठे हुए सहाफी उनको बुरा भला कहते हैं। मैं पंजाब में रहता हूं, मुझे बेहद प्यार है अपने घर से, पंजाब से, उस सरजमीन से, लेकिन सर फॉर गॉड से बलूचिस्तान में जो आग लगी वो काफी नहीं है, कबायली इलाकों में जो हुआ वो काफी नहीं है। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, अलग हो गया, पाकिस्तान टूट के 2 टुकड़े हो गया, वो चला गया उधर, बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया, वो काफी नहीं है। बस कर दें। अब मैं आपको खुदा का वास्ता देकर ये कह रहा हूं कि कश्मीरियों की बात सुने, वो गलत बात नहीं कर रहे, उनके साथ बैठ जाएं, मसले का कोई हल निकाल लें। आप तो दुश्मन के साथ भी बैठ जाते हैं। वहां ईरान ने और अमेरिका ने एक दूसरे के कितने बंदे मार दिए, वो बैठ गए ना स्विट्जरलैंड में, आप बिठा रहे हैं उनको, आप कह रहे हैं जी हम सालिस हैं। वहां पे उन्होंने बंदे मार दिए एक दूसरे के, वहां फौजियों की लाशें उधर पहुंच गई, उधर उनके सारे अड्डे तबाह हो गए। ईरान के अंदर हजारों लोग शहीद हो गए, 168 बच्चियां एक हमले में शहीद हो गई, उनकी पूरी की पूरी क्यादत मार दी उन्होंने। इसके बावजूद वो बैठ के बात कर रहे हैं ना, तो आपको क्या तकलीफ है? आप बैठ के बात क्यों नहीं करते? इन लोगों से बात करें, इनकी जायज मुतालबात तस्लीम करें। ये अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं, इनको रास्ता दें, इनको दीवार के साथ ना लगाएं। मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूं, और सिर्फ एक पाकिस्तानी होने के नाते एक पाकिस्तानी को मशवरा दे रहा हूं कि बस कर दें ये जिद, बस कर दें कंट्रोल लेना, लोगों को कंट्रोल करने दें। लोग बहुत अच्छा इस मुल्क को चलाएंगे, सिविलियंस। आप मेरी बात लिख कर रख लें। नादरीन, इधर जो है वो नवाज शरीफ साहब के एक साथी हैं, उनकी तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर आई और मैं उसकी पूरी तायीद करता हूं। मियां नवाज शरीफ के एक साथी हैं, एमपीए हैं, अरशद मलिक साहब। उन्होंने कहा जी 5,000 के नोट के ऊपर नवाज शरीफ का फोटो होना चाहिए, क्योंकि उनके मुल्क पे बहुत एहसानात हैं। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की तौहीन है ये। 5,000 के नोट पे नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक 10,000 का नोट छापना चाहिए, जिस पे नवाज शरीफ साहब की फोटो होनी चाहिए, साथ उनकी बेटी की फोटो होनी चाहिए, साथ जो छोटे बच्चे नए पैदा हुए हैं उन सब की फोटो भी होनी चाहिए। इस खानदान का पाकिस्तान पे इतना एहसान है कि तारिक मतीन साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि 4 सूबे हैं, चारों के नाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के नाम पे रख दें आप, और एक आधा सूबा जो है वो उनके बच्चों के नामों के ऊपर भी रख दें आप, और मुल्क का नाम आप रख दें शरीफिस्तान। मसला ही हल करें एक ही दफा, पूरा मुल्क ही इनको दे दें, लीडर भी अपना, नोट भी अपने, मुल्क भी अपना, मौजां करो जाके।
यार अजीब अजीब बातें करते हैं, अजीब नरगिसियत का शिकार हैं, और इस पागलपन को रोकने वाला भी कोई नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जो इस पागलपन को रोके। नादरीन, आखिरी खबर बड़ी तकलीफ दे है, मैं आपको यह खबर सुना देता हूं। यह खबर जनाब यूएई से आई है। यूएई में गवर्नमेंट की हिरासत के अंदर पाकिस्तान का एक शहरी था, वहां पे वो टैक्सी ड्राइवर था, मोहम्मद शुएब। वो जाँ बहक हो गया और उसके घर वालों को 1.5 माह के बाद बताया यूएई की इंतजामिया ने कि आपका बंदा मर गया। और 1.5 माह के बाद वो कैद में जाँ बहक हुआ था। 1.5 माह के बाद उसकी लाश को पाकिस्तान भिजवाया गया, जिसकी तदफीन पेशावर में। अब अहले खाना ये बताते हैं कि जब कशीदगी हो रही थी और जंग वाली सूरत हाल थी, मोहम्मद शुएब को मार्च 2026 में यूएई के हुकाम ने गिरफ्तार कर दिया था। उनके खानदान वालों को बताया नहीं बहुत लंबे अरसे तक। अहले खाना को 16 जून को इतला मिली कि मोहम्मद शुएब 29 अप्रैल 2026 को जेल में इंतकाल कर चुके हैं। वफात के तकरीबन 1.5 माह बाद उनको इतला दी गई, यानी 45 दिन के बाद बताया गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत की वजूहात कुछ नहीं बताई गई इसके अलावा। बहरहाल उनकी मैयत आज सुबह पेशावर एयरपोर्ट पहुंची है। अब उनकी तदफीन की जाएगी। ये बहुत ही तकलीफ दे है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, उन्हें बात करनी चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि 1.5 महीने से ज़्यादा गुजर जाए और एक शहरी पाकिस्तान का इंतकाल कर जाए जेल के अंदर, और उसके अहले खाना को 1.5 महीने तक पता ही ना हो। ये जहां पे भी सिस्टम में खराबी है, इसको ठीक करना चाहिए और हर शहरी को इज्जत देनी चाहिए, उसके बारे में पूछना जरूर चाहिए। आप पूछेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यूएई को इस बात का एहसास होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने शहरियों की फिक्र करती है और कोई बात नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।